हम बात कर रहे हैं हिडन सरफेस रिमूवल की। विजिबिलिटी की बात करें तो हमारा ये मानना है कि जो पॉलीगन्स हैं सारे पॉलीगन्स ओपेक हैं। जो पॉलीगन्स हैं वो विजिबल हैं उस फ्रस्टम के हिसाब से जो व्यूइंग फ्रस्टम है, और जो व्यूइंग फ्रस्टम के बाहर है हम उसको क्लिप करना चाहते हैं। इसका मतलब हम रिमूव करना चाहते हैं, हटाने चाहते हैं उन पॉलीगन्स को जो आपके व्यू वॉल्यूम से बाहर है। जैसे लाइन बास की 3D क्लिपिंग है। और अगर हम ये आउटसाइड की बात कर रहे हैं, अगर इनसाइड की बात करें, देखिए मान लीजिए आपका ये ऐसे फ्रस्टम है, ये व्यूइंग फ्रस्टम है आपका, तो ये जो इसके बाहर है इसको तो हम यहां से लाइन बास की 3D क्लिपिंग से हटा देंगे। अब जो इसके अंदर है और जो चीजें हमें हिडन दिख रही हैं, जो एक चीज दूसरे के पीछे आ रही है, उसको हम बैक फेस कलिंग से करेंगे। जो पॉलीगन बाहर की तरफ है यानी कि व्यूअर से बाहर है उसको हमें हटाना है, या ऑक्लूजन करेंगे। ऑक्लूजन का मतलब यह है कि जो पॉलीगन फार्दर अवे है, दूर है, वो जो पास के पॉलीगन है उसके द्वारा छुपा दिए जाएंगे या छुप जाएंगे एक्चुअल व्यू में। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्शियली हो, कुछ आधे दिखाई दे आधी ना दिखाई दे, ऑक्लूडेड हो। तो इन पॉलीगन्स को हटाना, इसे ही हम जो तरीका है क्लिपिंग का, या जो हमें दिखना है वो ही दिखाई दे, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जो अननेसेसरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है और इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट है, ये सामने है, ये पीछे है, तो ये तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे इसको। जब दिखाई नहीं दे रहा फिर भी दिखाएंगे, इसका मतलब कुछ इसमें काम करेंगे, कुछ आप मेहनत करेंगे, आपका सिस्टम इस पे ऑपरेशन करेगा। तो इसको हटा ही दिया जाए तो जो अननेसेसरी ऑपरेशन है वो करने से हम बचेंगे। अब देखिएगा कि एक एक्सपीरियंस ये है कि हमारे कोई लाइंस हैं, इसमें कोई रिमूव नहीं की गई। जो वायर फ्रेम है इसमें कोई भी लाइन रिमूव नहीं की गई। इसके पीछे, इस बॉक्स के पीछे यहाँ आपको ये लाइन दिख रही है जो कि नहीं दिखनी चाहिए। ये जो लाइन है ये वाली, ये आपको नहीं दिखनी चाहिए। ये जो लाइन है आपको ये नहीं दिखनी चाहिए जो पीछे की तरफ आ रही है। दूसरी बात हो सकती है कि हम जो हिडन लाइन्स है उनको हटा दें। ये जो हिडन अभी यहाँ पिछले डायग्राम में आपको दिख रहा था, अब हमने इसको हटा दिया। यहाँ पर जो एक लाइन दिख रही थी इस तरीके से, वो हमने हटा दिया। इसे हम हिडन लाइन रिमूवल कहते हैं। हिडन सरफेस रिमूवल का मतलब ये है कि अब जो सरफेस है, अब इसके पीछे यहाँ पर ये रेड जो दिख रहा है आपको, ये पोर्शन बॉक्स का, ये इसके पीछे आ रहा है तो उसको हटाना है आपको। यहाँ पर देखिए ये वाला, अब जो चीज दिखनी ही नहीं है उसको हटा दिया जाए, इसे हम हिडन सरफेस रिमूवल कहते हैं। तो ऑक्लूजन 3 तरीके का हो सकता है, फुल है, पार्शियल है या नन है। एक एग्जांपल देखिए। फुल का मतलब ये है कि यहां पर एक पीछे, आप फिर से दिखाता हूं, फिर से ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये आपका एक पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, इसके आगे ये पॉलीगन है, यानी जो पीछे वाला वो तो फुली हट गया ना, छुप गया। पार्शियल का मतलब ये है कि ये आधा दिख रहा है, बाकी जो आधा है वो पीछे है। एक और तरीका हुआ जिसमें दोनों अलग हैं, कोई यहां पर ऑक्लूजन नहीं हो रहा है। तो जो रेक्टेंगल क्लोजर है, रेक्टेंगल यहां पर क्लोजर है ट्राइंगल से, ये हमारे करीब है, आंखों के ज्यादा पास है। और जो ये कोई भी ट्राइंगल आप ले रहे हैं या कोई भी आप पॉलीगन ले रहे हैं, हमेशा जो सामने दिख रहा है उससे पीछे का छुपना चाहिए, या वो एरिया हम दिखाएं ही ना। तो बैक फेस कलिंग की बात करें, इसमें हम अवॉइड करते हैं वो पॉलीगन को दर्शाना या ड्रॉ करना जो आंखों से या व्यूअर से दूर है। यानी जो फ्रंट फेसिंग पॉलीगन्स हैं, जो ऑक्लूड करेंगे, छुपाएंगे पॉलीगन्स को, उसे हम कह रहे हैं कि हम हटाना चाहते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? सब ये सवाल उठता है कि एक पॉलीगन फ्रंट फेसिंग है या बैक फेसिंग है, ये एक सवाल उठता है। इसमें हम ये कह रहे हैं फ्रंट फेसिंग पॉलीगन, जो फ्रंट फेसिंग है वो पीछे वाले को हटा देंगे, छुपा देंगे। तो फ्रंट और बैक फेसिंग हमें पॉलीगन पता करना पड़ेगा। तो जैसे ये साहब हैं, इनके लिए ये वाला और ये वाला फ्रंट है, ये तीनों आपके, ये चारों बल्कि, तो ये फ्रंट फेसिंग है, ये चारों आपके बैक फेसिंग हो गए। तो इसके लिए क्या आइडिया हो सकता है? क्या आइडिया हो सकता है? या तो आप ये जो पोर्शन है या ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल लगाइए और आंखों में जो दिख रहा है उसको देखिए कि नॉर्मल व्यूअर की तरफ आ रहा है या ये नॉर्मल व्यूअर से अवे जा रहा है, ये तरीका हो सकता है। तो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे बैक फेस पॉलीगन को? उसके लिए हम पॉलीगन का नॉर्मल लेंगे, यानी जो फ्रंट फेसिंग पॉलीगन है
वो उनका नॉर्मल व्यूअर की तरफ आएगा, और जो बैक फेसिंग पॉलीगन है वो दूर हो जाएंगे, मतलब उसका नॉर्मल जो है, जो परपेंडिकुलर जो है उस सरफेस का, वो कहाँ जाएगा, व्यूअर से अवे जाएगा। यानी कि अगर n डॉट वी करें, अभी बताता हूँ ये क्या क्या है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे बैक फेस है, n डॉट वी अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे फ्रंट फेस है। अब इसमें v क्या है, ये है व्यू वेक्टर v, और n जो है आपका नॉर्मल वेक्टर है। जो बैक फेस है इसके लिए nz, जो z डायरेक्शन में है n नॉर्मल, वो लेस देन 0 है। इसके लिए अगर आप यूज करना चाहें, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये ओपन जीएल में इसे जीएल कल फेस ये वाला हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, और जीएल अंडरस्कोर बैक जो पीछे ऐसे बदल जाएगा, जो बैक में होगा उसकी कलिंग हो जाएगी उस फेस की। तो जो बैक में जा रहा है इसका नॉर्मल देखिए उस तरफ है, व्यूअर की तरफ नहीं आ रहा है ये, और जो फ्रंट में है वो व्यूअर की तरफ आ रहा है। तो जो बैक फेस कलिंग इसे ही कहते हैं हम। पॉलीगन नॉर्मल, अगर आपके पास एक पॉलीगन है जिसकी वर्टिसेस v0 से लेकर vn माइनस तक है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज अगर हम ऑर्डर माने और कोप्लानर माने, कोप्लानर का मतलब ये थे सब सारे जो पॉइंट्स हैं आपके वो एक ही प्लेन में है, तो हम नॉर्मल कैसे कंप्यूट करेंगे, बड़ा सवाल पूछा जाता है कि आप नॉर्मल कैसे, एक फेज का नॉर्मल कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए बड़ा आसान है, v0 और v1 इन दोनों को लेंगे, और v1 n-1 और v0 भी जुड़े होंगे, क्योंकि क्लोज पॉलीगन हमेशा क्लोज होता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो दोनों मिलते हैं। तो इसमें v1 माइनस v0 करेंगे और vn-1 माइनस v0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो नॉर्मलाइज इस यूनिट वेक्टर को कैसे कर सकते हैं, ये जो n आया, n को आप डिवाइड कर दीजिए इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैं कह रहा हूं कि v0 v1 और v0 v4 इसका आपको नॉर्मल निकालना है, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर्स का, नॉर्मल निकल आएगा। अब नॉर्मल का डायरेक्शन, ये भी एक सवाल है, नॉर्मल इस तरफ है, ये नॉर्मल इस तरफ है। नॉर्मल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी नॉर्मल से आपकी देखिए शेडिंग आगे जो आप पढ़ेंगे, फॉर्म शेडिंग, ग्रूव शेडिंग, फ्लैट शेडिंग, वो सब नॉर्मल पे, सब कुछ नॉर्मल पे डिपेंड करता है इसमें। तो वर्टिसेस अगर क्लॉकवाइज है तो बैक फेस इस तरीके से, वर्टिसेस अगर इस तरीके से, क्लॉक अगर घड़ी देख लीजिए, घड़ी जैसे चलती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, बैक फेसिंग हो जाएगा वर्टिसेस। और अगर वर्टिसेस आपके काउंटर क्लॉकवाइज है तो नॉर्मल फ्रंट फेसिंग हो जाएगी, क्लॉकवाइज में आपकी बैक फेसिंग हो जाएगी नॉर्मल। ये देखिए, आप फ्रंट फेसिंग करिए, फ्रंट फेसिंग कैसे होगा, गिनिए 0 1 2, ये क्या हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज, क्या हो गया, फ्रंट फेसिंग। अब बैक फेसिंग करिए, बैक फेसिंग का मतलब क्या है, गिनिए 0 1 2, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है जिस हिसाब से घड़ी चलती है, ये इसको हम कहेंगे बैक फेसिंग है। पेंटर एल्गोरिथम, इसका मतलब ये है कि जो बाद के पॉलीगन्स आने वाले हैं वो जो पहले बनाए जा चुके हैं उनको ओवरराइट कर डालेंगे, ये इसका असम्पशन है। इसको ध्यान से देखिएगा, पहले ये आया कुछ ऐसे दिखा, फिर दूसरा आया, फिर ये इसके ऊपर छप गया, पहले ये आया ना, ग्राफिक पाइपलाइन में सबसे पहले ये एंटर हुआ, ये एंटर होने के बाद ये निकला, यानी कि ये पहले बना, ये पहले बना। उसके बाद ये ब्लू वाला आया, ब्लू को अगर हमें इसको करना है या दिखाना है तो इसको ओवरराइट करना पड़ेगा, तो ये ओवरराइट हो गया। अब तीसरा आया, तीसरा यहाँ आया, तो इसने इसको ओवरराइट कर दिया। यानी कि जैसे सबसे पहले इतना बड़ा ये था, यानी इतने पिक्सल्स थे, उसको हमने यहाँ पर सेकंड पाइपलाइन में जैसे दूसरा पॉलीगन आया उसको कवर कर लिया, तीसरा आया तो उसने इसको कवर कर दिया। जो रेड पॉलीगन है, कैसे, इसमें एक बड़ा सवाल उठता है कि लाल ने इसको ऑब्सक्योर कर दिया, लेकिन ब्लू पॉलीगन को इसको ऑब्सक्योर करना चाहिए था, है ना। कौन सा पास में कौन सा बाद में, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा सबसे बाद में कौन सा आया, 3, तो ये ब्लू ने, ये रेड ने इस ब्लू को, रेड इसको सबको ऑब्सक्योर कर दिया। ये पेंटर एल्गोरिथम है। तो मेन आइडिया इसमें ये है कि, अब सुनिए इसको समझिए, कि पेंटर इस तरीके से बनाता है, पहले वो अपना एक ड्राइंग बोर्ड लेता है, उसमें वो पहले जो बैकग्राउंड है उसको बनाता है, जैसे पहाड़ियां बना दी, फिर उसके बाद वो एक डब्बा बनाता है, जैसे डब्बा बनाया ये पीछे वाला छुप गया ना, फिर उसके बाद इन्होंने ये छत बना दी, फिर पेड़ बनाया, पेड़ से ये घर छुप गया, घर का पोर्शन, और जैसे आपने ये बनाया तो ये पीछे का जो आपने बैकग्राउंड बनाया था या पहाड़ बनाए थे, टेरेन बनाया था, वो हट गया। तो पेंटर जिस तरीके से क्रिएट करता है पिक्चर को, बैकग्राउंड सीन को पहले बनाते हैं पेंटर साहब, फिर उसके बाद फ्रंट फोरग्राउंड को बनाते हैं, ये तरीका है पेंटर एल्गोरिथम का। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, हम शुरुआत करेंगे सबसे पीछे वाले हम पॉलीगन को बनाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे को बनाएंगे, और हमको यहाँ पर सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे डेप्थ सॉर्टिंग टाइप चीज करनी पड़ेगी हर पॉलीगन को डेप्थ ऑर्डर में, ताकि हम करेक्ट इमेज को एक के ऊपर ला सके। तो सॉर्टिंग
जैसे मैंने बताया डेप्थ सॉर्टिंग करनी पड़ेगी हर एक पॉलीगन की। तो अब क्या करेंगे हम, इसको ध्यान से देखिएगा यह क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले रेड आया, उसके बाद ये आया, इसको इसके ऊपर रख दिया, फिर तीसरा आया ब्लू, फिर इसके ऊपर यहाँ रख दिया। तो डेप्थ के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर यहाँ रख दिया। तो अब ये ओवरराइटिंग थोड़ी सी बच गई, है ना, जबकि पिछले वाले में क्या हुआ था, एक पूरे एरिया को कवर कर दिया था। ये हमारा तरीका है पेंटर एल्गोरिथम का। इसमें हम z मिनिमम रेंजेस हर एक पॉलीगन की कंप्यूट करते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट करते हैं पॉलीगन को जिसका सबसे दूर z है। z मतलब समझ लीजिए z एक्सिस, जो आप अगर आप देख रहे हैं कहीं पे तो आपसे जो हाइट की है x और y के अलावा जो हाइट जो दूरी है उस z को कह रहे हैं हम। तो ये z डेप्थ है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको, ये इसका प्रोजेक्शन यहाँ हो जाएगा, ये z मिनिमम है इसका, और ये इसका z मिनिमम क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसको प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब ये प्रोजेक्ट करें, जब सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इसने केवल यहाँ से यहाँ तक की जो जगह है ब्लू वाली, उसने इसको ओवरराइड कर दिया। रेड वाले ने ब्लू के इस जगह को ओवरराइड कर दिया। और यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे रेड दूर पे है तो सबसे पहले रेड को ड्रॉ करेंगे, रेड पूरा यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद जब ब्लू ड्रॉ होगा तो ब्लू का जो ड्रॉइंग होगी आपके स्क्रीन पे, वो रेड को इस पोर्शन को कवर कर लेगा। पेंटर एल्गोरिथम ये होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कि आप सॉर्टिंग कैसे करेंगे। अब इस तरीके का अगर डायग्राम हो, यहाँ तक पिछले डायग्राम में तो बड़ा सुंदर था, ये पीछे है, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे, ये आगे, एक बार ब्लू पीछे, एक बार रेड पीछे। लेकिन अब कैसे करेंगे यहाँ पर, जब ये दोनों आ गए, इसमें तो आपको ब्लू ही ब्लू दिख गया, तो ये जो है करेक्ट है? नहीं, करेक्ट होना चाहिए ये, क्योंकि इस जगह पे कौन सी चीज पहले पीछे है। ये ब्लू यहाँ से यहाँ तक है तो ब्लू तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन रेड इसके आगे है तो रेड इस जगह को रेड भागेगा। यहाँ पर आपका रेड था तो यहाँ से यहाँ तक रेड आएगा, लेकिन ब्लू इसके आगे आ गया तो अब ब्लू यहाँ से यहाँ तक भागेगा। ये एक सही तरीका है पेंटर एल्गोरिथम में। तो पेंटर एल्गोरिथम में साइक्लिक ओवरलैप है। पहले आप ये देखिए कि आप पॉलीगन को सॉर्ट कैसे करेंगे। ये तीनों पॉलीगन देख लीजिए, कोई आगे पीछे, यानी कि अब इसमें कोई ओवरलैपिंग, आपके जो साइक्लिक ओवरलैपिंग हो ना, साइक्लिक ओवरलैपिंग मतलब होता है ये इस पे ओवरलैप है, ये इस पे ओवरलैप है, ये इस पे ओवरलैप है, साइक्लिक ओवरलैपिंग होगी। और ये पेंटर एल्गोरिथम इसको टेक केयर नहीं करता है, इस तरीके की चीज को नहीं वो हैंडल करता है। अब इसके लिए सॉर्ट कर सकते हैं, पॉलीगन को स्प्लिट कर लें, जैसे टोटल ऑर्डरिंग आपको मिले, और ये बहुत आसान नहीं है इसको करना। अब कैसे हम इंश्योर करें विजिबिलिटी में कि जो पास के पॉलीगन है वो ओवरराइड कर देंगे जो दूर वाले हैं उनको इन जनरल। जैसे आपने ये कहा कि देखिए ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, सबसे पहले ये बनाइए, फिर ये इसको ओवरराइड कर देगा ए, फिर ए बी को कर देगा, बी तो सी को कर ही चुका है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन ले सकते हैं हम। दूसरा तरीका है जेड बफर, जिसे हम जेड बफर या जी बफर भी कहते हैं। देखिए जेड बफर इतना कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव है कि ये आपको हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और हार्डवेयर में इंप्लीमेंट होता है जितने भी आपके जीपीयूज आ रहे हैं। तो जो सेकेंडरी इमेज है, सेकेंडरी इमेज बफर, इसके पास डेप्थ वैल्यूज होती है। तो जो पिक्सल रेजोल्यूशन है इसका बिल्कुल वही रेजोल्यूशन होता है, सेम पिक्सल रेजोल्यूशन एट द कलर बफर। जो कलर बफर होगा उसका रेजोल्यूशन पिक्सल के रेजोल्यूशन के बराबर होगा। इसको जेड बफर क्यों कह रहे हैं? आंखों की जगह पे, आई स्पेस पे डेप्थ सीधी सी बात है कि जेड कोऑर्डिनेट होती है। अगर हम इस तरीके से करें, यहाँ पे एक्स है, ये वाई मान लीजिए, तो ये जेड है और ये भी जेड है, तो ये आपका आई स्पेस के हिसाब से जेड कोऑर्डिनेट डेप्थ है। और सॉर्टिंग बहुत जरूरी समझना है इसमें, जेड बफर में ये स्पेस रिलेटेड नहीं है, ये पिक्सल रिलेटेड है। तो यहाँ पर सॉर्टिंग आप करेंगे पिक्सल लेवल पे। रूल क्या है? वही आपको पॉलीगन ड्रॉ करने हैं, ओनली ड्रॉ पॉलीगन एट अ पिक्सल, अगर वो क्लोजर है पॉलीगन से जो ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है। और इसको मैं समझाऊंगा आपको। जैसे विजिबिलिटी हम टेस्टिंग करेंगे जेड बफर एल्गोरिथम में, रास्टराइजेशन करना हमें, हर एक फेस को देखेंगे। अगर एक पिक्सल कवर कर रहा है फेस को तो हम इसकी डेप्थ देखेंगे एक्स वाई पे। अगर ये डेप्थ डी एक्स वाई से कम है, यानी डी इज लेस देन डी एक्स वाई, तो हम इसको कलर कर देंगे एट एक्स वाई, पुट पिक्सल या सेट पिक्सल, जो भी आप करना चाहे, सेट द पिक्सल कलर एट एक्स वाई। और उसके बाद अपडेट कर देंगे डेप्थ बफर को भी, यानी कि आपके पास एक बफर हमेशा मेंटेन है, उसमें हर एक पिक्सल का डेप्थ है। तो जैसे ही आप चेक करेंगे कि ये पिक्सल है, इसका डेप्थ ज्यादा है कि नहीं है, अरे ये पीछे है, इसका डेप्थ कम है, तो हम इसको ड्रॉ कर देंगे और इसको डेप्थ बफर में अपडेट भी कर देंगे। यानी कि अगर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है और ये आपका स्क्रीन है, तो इसका डिस्टेंस z हम कंप्यूट करेंगे जो ऑलरेडी बफर में है। ये अगर आपको मिल जाता है हाँ साहब ये कम दूरी पे है, तो ये ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ नहीं होगा, इस तरीके से। तो हर एक पॉइंट को मैनेज करके आप एक एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे z बफर में।
तो एक कलर बफर जैसे मैंने बताया आपको, जो डेप्थ बफर है वो दोनों इस तरीके से दिखाई देंगे आपको, और दोनों का साइज जो है जैसे मैंने कहा पिक्सल वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगे। तो जेड बफर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्थ वैल्यूज पॉलीगन के इंटीरियर अगर है तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इसके लिए बड़ा इजी बाइलिनियर इंटरपोलेशन है। मान लीजिए ये जेड बी है, ये आपका जेड पी है, और ये आपका जेड ए है। तो इसके लिए स्कैन लाइन ऑर्डरिंग है, आप एक स्कैन लाइन बनाइए और इस ऑर्डर से पता चल जाएगा आपको जेड ए, जेड बी, जेड पी, इससे तीनों वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हमें जेड वन भी पता है, जेड टू, जेड फोर, ये सारे, ये इसका जेड पता है, जेड थ्री, इसका जेड टू पता है, इसका जेड फोर पता है, जेड वन पता है। ओके, इनका जेड पता है, इनका एक्स वाई पता है, तो बस एक्स वाई जेड को लेके अब जेड ए, जेड बी, जेड पी निकाल लीजिए, बाइलिनियर इंटरपोलेशन हो जाएगा। इससे हम कैलकुलेट करेंगे जो डेप्थ वैल्यूज है पॉलीगन के इंटीरियर में जो है, अंदर में जो है। एग्जांपल देखिए, ये जेड बफर है, पहले इसको इनफाइनाइट कर रखा है, ये स्क्रीन है आपकी। एक एक करके हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज है, जैसे ये वैल्यूज है, ये एक एक करके इसमें भरते रहेंगे। अब ये वैल्यूज है, यही भर दी, बाकी सब इनफाइनाइट बनी रहेंगी, यानी कि ये एरिया आपका 5 यानी कोई वैल्यू आप इसमें दे दिया आपने जो डेप्थ है। अब ऐसा वैल्यू आया, ये वाला आ गया, इसमें क्या है, इसकी कौन कौन सी वैल्यू भरेंगी, इसकी वैल्यू ये भरेंगे, तो यहां पर आप कौन सी वैल्यू भरेंगे। अब इसमें चेक करते रहेंगे आप कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। जहां जहां आप देख रहे हैं कि साहब 7 तो दूर पे है, तो आप यहाँ पर 7 नहीं, मतलब इधर से 7 नहीं डालेंगे, आप इसको रहने देंगे। बस ये देखेंगे कि ये जो पोर्शन है आपका यहाँ पर, यहाँ 5 है, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 5 करीब है ना, तो 5 ही रहने देंगे। अब देखिए इसको, देखिए जैसे सारे 5 एक और दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये वाला 6, ये 6 है, और यहाँ पर ये कौन सा करस्पॉन्डिंग 5। अगेन हम देख रहे हैं, अरे 6 तो दूर है, यानी मैं डिस्टेंस नाप रहा हूँ ना, ये 5 डिस्टेंस है, ये 6 डिस्टेंस है। और मैंने कहा जेड बफर एल्गोरिथम का मतलब ये है कि जो पास होगा उसको हम शो करेंगे, 6 वाले को शो ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो 6 है, जो आप यहाँ वैल्यू देख रहे हैं, वो नहीं होगी, 5 ही दिखाया जाएगा, इसलिए 5। तो केवल ये जो पोर्शन है आपका यहाँ से यहाँ केवल ये दर्शाया जाएगा जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, बाकी सारे नहीं दर्शाए जाएंगे। ये सीधा सीधा आपका बफर एल्गोरिथम है। तो अब ये क्या हैंडल कर सकता है, ये जो एक तो पेनिट्रेटिंग आपके पॉलीगन से, उसको ये हैंडल कर सकता है। अगर जेड बफर आप देखें ओपन में, तो हम क्रिएट करते हैं डेप्थ बफर, ग्लट डेप्थ को सेट करके, इस फ्लैग को सेट करके ग्लट इनिट डिस्प्ले मोड या कोई अप्रोप्रिएट फ्लैग आप ले सकते हैं जो पिक्सल फॉर्म में डिस्क्रिप्टर में दिया हुआ है, और हम एनेबल करते हैं पर पिक्सल डेप्थ टेस्टिंग, जैसे GL एनेबल GL डेप्थ टेस्ट, और फिर क्लियर करते हैं डेप्थ बफर को, कैसे GL डेप्थ बफर बिट GL क्लियर डाल के। तो ये एक मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की, कैसे आप हिडन सरफेस रिमूवल करेंगे आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।